नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ द एग्जीक्यूशन। हम लोग जो है हम टॉपिक की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। एग्जीक्यूशन, वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एनफोर्समेंट, process of enforcing the judgment of the court. It is the process of enforcement of the judgment of the court or the decree of the court. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेता हूं यहां पर। A suit was filed by the A against B. A suit was filed by the A against B. ए ने बी के विरुद्ध एक सूट फाइल किया, ठीक है। दिस सूट वॉज फॉर रुपीज 1 लाख, रिकवरी ऑफ रुपीज 1 लाख। नाउ द कोर्ट पास ए डिक्री इन फेवर ऑफ ए के फेवर में एक डिक्री पास हो गई, दैट इज नॉट अगेंस्ट द बी। Now B has been ordered to pay rupees 1 lakh to A. B को आदेश दिया गया कि आप उसको A को 1 लाख रुपए देंगे। तो this is the decree passed by the court in favor of A against the B. In this case, A will be called decree holder and B will be called जजमेंट डेटर कहलाएगा ये। समझ में बता रही है आपको। नाउ दिस डिक्री हैज बीन पास्ड, नाउ बी इज स्टिल रिलेक्टेंट टू पे दैट अमाउंट। बी अभी भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो हाउ दैट डिक्री ऑफ रुपीज 1 लाख, इसका एनफोर्समेंट कैसे होगा। हाउ द बी कैन बी कंपेल्ड टू पे टू ए रुपीज 1 लाख रुपीज। बी को किस तरीके से कंपेल किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है कि वो ए को उतनी रकम दे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग के लॉ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ये है एग्जीक्यूशन। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज व्हाट 36 to 74 sections, and this is order 21. आई होप कि यहां तक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। यहां तक कि जो कैचअप यही इतना ही समझना है बैकग्राउंड का आपने। आज के चैप्टर से पहले अगर आप लोगों को इतनी बात ध्यान रहेगी तो आज के चैप्टर से ही आप उसको समझ सकते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, बात क्या है पर ये देखिए।
अब आज के टॉपिक पर आते हैं हम लोग यहां पर। अब समझिए इसमें बात क्या है। नाउ द डिक्री हैज बीन पास, एग्जीक्यूशन इज पेंडिंग नाउ बिफोर द कोर्ट। नाउ ए, दैट इज द डिक्री होल्डर। नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट, section 47. We are going to deal with the topic of section 47 and this is very important, very important for your prelims and very important for your mains. लिख लीजिए आप इसको। This topic is very important for your prelims. This topic is very important for your mains itself. And what is the heading itself? First question in your prelims exam will come from the heading itself. Please see the heading and note down it. समझ लीजिए इसको। This is what questions to be determined by which court? By the court executing the decree, the court which is executing the decree. So what kind of questions, what questions can be determined or decided by the executing court? समझ रहे हैं आप बात? जो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो गई। तो विच क्वेश्चंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय दैट कोर्ट? दिस इज डेल्ट बाय सेक्शन 47। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं ये है क्या, इस तरह समझिए आप। ए इज द डिक्री होल्डर, DH, it was against B, it was JD, judgment debtor. Now A filed what? Execution. Execution application has been filed by the A. Now B appear होता है उसमें और कहते हैं कौन सी डिक्री? अरे मुझे 1 लाख रुपए देना था आपका। कोर्ट विल शो हिम द डिक्री कि दिस इज द डिक्री विच इज प्रपोज टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट यू। दिस डिक्री हैज बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। सर जनाब, दिस कोर्ट इज दिस डिक्री इज नलिटी, ये डिक्री 0 है, इट इज इलीगल डिक्री, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। नाउ ही इज सेइंग, मींस B is putting some objections to the execution कि why this decree should not be executed. इस डिक्री को एनफोर्स क्यों नहीं किया जाना चाहिए? B is bringing his objections. Suppose he says no, this decree is obtained by fraud. ये डिक्री फ्रॉड से ली गई है and therefore it is nullity in the eye of law. ये 0 है, it cannot be executed. A will say what? No fraud. So one party is saying that decree has been brought by the fraud and other party is denying to that. So this is the question. अब बात यह है कोर्ट के सामने कि भाई गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए, है ना। और भी है कोई कहावत, ओटन लगे कपास, ऐसे भी कुछ करके है। काम करना था कुछ और, काम था एग्जीक्यूशन का। एंड नाउ द क्वेश्चन हैज कम, ए डिफरेंट क्वेश्चन हैज कम दैट डिक्री हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। So whether this question should be determined by this court, that is executing court, or the party should bring a different suit for this. क्या ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ही फ्रॉड का क्वेश्चन डिस्कस होगा या उसके लिए उसको कोई डिफरेंट सूट लाना पड़ेगा? एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है, जो डिक्री है, बी ने कहा साहब ये डिक्री जो है दिस वॉज नॉट passed on merits. The decree was passed without hearing me. This decree is not good in law. Not good in law. ये डिक्री लॉ के अनुसार पास नहीं की गई है, तो क्या ये क्वेश्चन डिटरमिन कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? So now there may be so many questions which can be placed before the executing court.
उस एग्जीक्यूटिंग कोड के सामने बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यों? बी का इंटरेस्ट क्या है? ये मुद्दा उलझ जाए, है कि नहीं है? सो दिस क्वेश्चन दिस सेक्शन 47 आंसर्स टू सच सिचुएशंस। ये उन सिचुएशंस को, उन हालातों को एड्रेस करता है सेक्शन 47 कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोड एड्रेस करेगी, एग्जीक्यूटिंग कोड डिटरमाइन कर सकती है, और वो क्वेश्चन इन्हीं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिटरमाइन होंगे एंड फाइनली डिसाइड होंगे। उसके लिए कोई दूसरा सूट लाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये हेडिंग दी गई है, दिस इज व्हाट क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। तो आई बिलीव कि ये बैकग्राउंड आपको समझ में आया या नहीं आया 47 का, इतना आंसर कीजिए मुझे अभी तक। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, फिर आप सेक्शन 47 समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो नाउ गो टू दी सेक्शन 47। This is section 47, Barrett language, and please go to this. All questions arising between the party to the suit. Please see this. All questions, ऐसे सभी प्रश्न which are arising between the parties to the suit, and please this is a party to the suit, please highlight this term, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। all questions arising between the party to the suit, which suit in which decree was passed or their representatives, and relating to the execution, please see this, execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। अब समझ लीजिए क्या है, देखिए 3 शब्द हैं, ये यहीं पे लिखता हूं, ये है एग्जीक्यूशन। समझिए आप, what is this, what is the mandate of section, what is the mandate of section 47? You please see this, all questions arising between the parties to the suit, उस वाद के पक्षकारों के मध्य, यानी कि पार्टी टू द सूट, है ना। कौन से सूट की बात कर रहे हैं? जिस सूट में ये डिक्री पास हुई है, उन पार्टीज के मध्य जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस, सो ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट, एक बात, एंड कैसे, रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित, उस डिक्री के डिस्चार्ज से संबंधित, या उस डिक्री के सेटिस्फेक्शन के संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, दोज क्वेश्चंस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। वो कोर्ट डिसाइड करेगी उन क्वेश्चन को जो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। अब समझिए क्या मतलब इस बात का। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो आप इससे समझिए। These are the parties A and B. These are the parties of the suit. ठीक है, ध्यान रखना, I am specifically using the term parties to the suit। मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्टी टू द डिक्री, नहीं कह रहा हूं, दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना। पार्टी टू द सूट, इनके बीच में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, these all questions shall be determined by the court. Which court? Executing court. Executing court. All these questions shall be determined by the executing court. जो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, वही कोर्ट इन सभी क्वेश्चंस को डिसाइड करेगी। ये क्वेश्चंस कौन से हैं, इनकी खास बात क्या है, काले रंग के हैं, लाल रंग के हैं, पीले रंग के हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चंस? वेदर ऑल क्वेश्चंस? नो, द क्वेश्चंस की बात है नंबर 1, इट मस्ट बी बिटवीन दी पार्टीज टू सूट,
parties to suit. And secondly, very important, these questions ऐसे यहां लिखता हूं, between parties, these questions are arising between the parties. And secondly, these questions, very important, relate to the execution, discharge और सेटिस्फैक्शन. ये 3 शब्द हैं, भूल जाना अगर फेल होना चाहते हैं तो. सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से संबंधित हैं, इससे रिलेटेड हैं. अगर इन 2 पॉइंट्स पे हैं, all questions arising between the party to the suit and relating to the execution, discharge or the satisfaction of the decree shall be determined by the executing court. And please write down this, note down this, and note by, please see this, and note by a separate suit. Specifically कह दिया गया है दमयंती मैडम, नोट बाय सेपरेट सूट. हर्ष भाई साहब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सो यू नीड नॉट टू ब्रिंग ए सेपरेट सूट फॉर दिस. यू नीड नॉट टू ब्रिंग दी सेपरेट सूट फॉर सच क्वेश्चंस. यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, फिर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं बाद में. प्लीज लेट मी नो फास्ट. नाउ सपोज देयर इज a question whether a decree is, suppose whether a decree is executable or not. ये डिक्री एग्जीक्यूटेबल भी है या नहीं है, इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. अगर यही क्वेश्चन हो तो दिस क्वेश्चन कैन बी डिटरमिन्ड इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. इसका मतलब क्या हुआ, आप समझिए इस बात को कि ये क्यों हो रहा है. A matter has been settled by the court, has been decided by the court. एक केस को फाइनली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. A final decree has been passed. उस डिक्री को पास कर दिया, फाइनलिटी हो गई इस डिक्री की. नाउ अगेन रीएजिटेट नहीं कर सकते आप एग्जीक्यूशन के नाम पर, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के नाम पर उसी सूट को आप दोबारा नहीं छेड़ सकते, उसके मेरिट में नहीं जाएंगे. आप ये नहीं बात करेंगे. देखिए ये शब्द है, इन्होंने क्या कहा है, इसको समझिए. देखिए इनको मैं कलर कर रहा हूं, उसको ध्यान देना. प्लीज सी दिस, रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन. क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन. जो क्वेश्चंस हैं, the questions can be decided by this court itself. This court means executing court, but these questions should be relating to the limited है. Only the limited questions can be decided. And limitation क्या है? These questions must be related to the execution, discharge और satisfaction of the decree. कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिक्री थी, तो यही क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने 1 लाख रुपए दे दिए या नहीं दे दिए. डिक्री इज सेटिस्फाइड और नॉट, ये कहलाएगा सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री. वेदर ही हैज डन एवरीथिंग एंड द डिक्री इज डिस्चार्ज और नॉट. वेदर दिस डिक्री इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट, और इट हैज बिकम नाउ नॉन एग्जीक्यूटेबल. मींस लिमिटेशन ही खत्म हो चुका, अब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल हो चुकी है. तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे. इन क्वेश्चंस को आप समझना तो आपको अंदाजा हो जाएगा हम कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. प्लीज रीड दी लाइंस विद मी. Following questions are held to be the questions relating to the execution, discharge और satisfaction. निम्नलिखित प्रश्नों को ये माना गया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन और डिक्री से संबंधित हैं. ये पूरा एक फ्रेज है, ये पूरा फ्रेज है. इससे आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे वेदर ए डिक्री इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट, वेदर द प्रॉपर्टी इज लायबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और नॉट. सेकंड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप लोग. मान लीजिए दिस क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड, सपोज
1 लाख रुपए की रिकवरी करनी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट कर ली, अब बचा केवल 50,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन 50,000 रुपए जो डिक्री होल्डर उसकी नजर है, डिक्री होल्डर की नजर है किस पर? जजमेंट डेटर की वाइफ के मंगलसूत्र पर, कि मैडम ने जो मंगलसूत्र पहन रखा है ये 5 तोले का या 2 तोले का है, इससे मेरे 50,000 रुपए निकल सकते हैं। बट जजमेंट डेटर रेजेस अ क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन डिक्री। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज द मंगलसूत्र, इट कैन नॉट बी सोल्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी दिस इज जो फ्रेज है एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन डिक्री। तो इस क्वेश्चन को अगर डिसाइड करना है तो वेदर दिस क्वेश्चन कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इटसेल्फ, या उसके लिए अलग से सूट लाना पड़ेगा। देखिए अलग से सूट लाना पड़ेगा, अलग से सूट लाना पड़ेगा तो क्या होगा, दोनों ही पार्टीज का हरेसमेंट है, अगेन लिटिगेशन में पहुंच गए आप। तो इसीलिए कहा गया है इसको, इसलिए वर्ड्स देखिए इस क्वेश्चन के, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगी बातें और भी। द ऑब्जेक्ट, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रोवाइड चीप एंड एक्सपीडियस रेमेडी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स without recourse to the separate suit and to prevent needless and unnecessary litigation। सेक्शन 47 का जो पर्पज है वो पर्पज ही ये है, वो पर्पज क्या है कि टू प्रोवाइड चीप एंड एक्सपीडियस रिमेडी अगेंस्ट सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों को यहीं पर दबा दिया जाए, यहीं पर डिसाइड कर दिया जाए विदाउट रिकोर्स टू ए सेपरेट सूट, उसके लिए किसी अन्य सूट की आवश्यकता नहीं पड़े, सो दैट नीडलेस और अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके। अगेन यहां से इसके ऑब्जेक्टिव से भी फिल्म से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, देखिए कैसे बनेगा यहीं से, इस लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने नोट्स दे दिए हैं आपको, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहीं से द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिखिए जल्दी से, the objective of which of the following section, the objective of which of following sections is to prevent unnecessary litigation। ऑप्शन ए सेक्शन 45, ऑप्शन बी 46, सी 47, डी 48 सीपीसी। अब मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। सो आप आंसर इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आप इसको बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ क्वेश्चंस क्यों है अननेसेसरी लिटिगेशन कैसे बनेगी कि नो यू नीड नॉट टू गो फॉर ए सेपरेट सूट, सर्टेन क्वेश्चंस कैन बी डिसाइडेड हियर इटसेल्फ इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इटसेल्फ, देयरफॉर अननेसेसरी लिटिगेशन कैन बी प्रिवेंटेड। आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा। एंड अगेन सेकंड क्वेश्चन आएगा, देखिए यहां से सेक्शन 47 therefore must be construed liberally, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 47 की जो इंटरप्रिटेशन है वो लिबरल होनी चाहिए या वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। लिखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सेक्शन 47 शुड बी कंस्ट्रूड। देखो कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, घूमते रह जाएंगे स्टूडेंट अगर ऐसे बनाने शुरू कर दिए क्वेश्चन। सो सेक्शन 47 शुड बी कंस्ट्रूड, ऑप्शन ए लिबरली, ऑप्शन बी स्ट्रिक्टली, ऑप्शन सी स्ट्रिक्टली एंड लिबरली बोथ, ऑप्शन डी एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। इट मस्ट बी कंस्ट्रूड लिबरली। तो आई बिलीव कि आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्यों जरूरी है सारी बातें समझना। एक एक बात को, जहां जहां पर देखिए बेयर एक्ट से काम चल रहा था
मैंने आपको बैरेक्ट ही पढ़ाया, लेकिन वेयर एवर इट इज नेसेसरी कि हाँ उतनी डिटेल में जाना चाहिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 47। नेक्स्ट, इसके केसेस आपको दे रखे हैं मैंने, हरनंदराई बद्रीदास वर्सेस देवीदत्त। कुछ केस लॉ आपके नोट्स में लिखे, वहां से नोट कर लीजिएगा। सो बेसिकली जो है दिस सेक्शन 47 scope is very wide. Exclusive jurisdiction has been conferred on the executing court. My God, again the question plims. कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए राइट पढ़िए। The scope of section 47 is very wide. section 47 का जो स्कोप है, जो विस्तार है ना, जहां एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत वाइड है। Exclusive jurisdiction has been conferred on the executing court in respect of all matters relating to execution, discharge और satisfaction of decree। समझिए क्या मतलब इस बात का। Exclusive jurisdiction has been conferred on what? Executing court। कि सेक्शन इसी बात को जो मैं आपको अभी समझा रहा था दूसरे शब्दों में, लीगल वेरी ब्यूटीफुल वर्डेड शब्दों में कैसे समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, यानी कि जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, उस पर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन दिया गया है। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन मतलब कि दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी रेज इन एनी अदर कोर्ट। जो क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ही डिसाइड हो सकते हैं वो क्वेश्चंस वहीं पे डिसाइड होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये प्रत्युष गुप्ता भाई साहब हैं, प्रत्युष गुप्ता भाई साहब अपने ससुराल गए। अब मुझे नहीं मालूम इनका मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है अभी, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं ये भाई साहब ससुराल में गए, बीबी को लेने गए थे। वहां जाके देखा वहां पर उनकी जो फैमिली है वहां पर कोई झगड़ा चल रहा है, साले साहब का ससुर जी के बीच का कुछ ना कुछ उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। प्रत्युष गुप्ता भाई साहब को भी लगता कि मैंने LLB कर ली है, मैं भी कुछ बोलूंगा, मैं भी डिसाइड करूंगा कुछ। तो प्रत्युष गुप्ता भाई साहब ने कहा कि ठीक है, अरे मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का, आपको ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। ससुर जी ने कहा गुप्ता जी, दामाद जी, ये हमारे अपने घर का एक्सक्लूसिव मामला है, इन क्वेश्चन को हम ही डिसाइड करेंगे, कोई बाहर की कोर्ट, कोई बाहर का आदमी डिसाइड नहीं करेगा। तो सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटिंग, कौन से क्वेश्चंस? दीज क्वेश्चंस matters related to the execution, discharge और satisfaction of decree। अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, that should be decided exclusively by the executing court। समझे? that should be decided by the executing court because it has exclusive jurisdiction। no other court has jurisdiction to decide such questions। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई है। आपको बात समझ में आई कि जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव कोर्ट में ही डिसाइड कर रहे हैं वो वही कोर्ट डिसाइड करेगी, नो अदर कोर्ट विल डिसाइड इट। तो इन दैट केस, इन दैट वे, दिस एग्जीक्यूटिव कोर्ट इज हैविंग एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। ठीक है, सो बेसिकली वंस द सूट इज डिक्रीड, अगर एक बार सूट डिक्री हो गया है, यानी कि डिक्री हैज बीन पास्ड, दिस सेक्शन यानी कि 47 रिक्वायर्स दैट executing court alone should determine all questions in execution proceedings and filing of a separate suit is barred। filing of a separate suit is barred। तो this is the crux of section 47 कि नाउ अगर सूट डिक्री हो चुका, डिक्री पास हो चुकी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, नाउ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विल डिसाइड ऑल द क्वेश्चंस relating to the execution proceedings and you will not go for a separate suit। separate suit is specifically barred in this case। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो सेक्शन 9 अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे यहां पर, सेक्शन 9 आपने पढ़ा होगा, है ना, वो क्या है कि the court shall have the jurisdiction to all suits of civil nature unless their cognizance is expressly barred। ध्यान आया वो सेक्शन 9 की लैंग्वेज,
अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बार्ड, यहां पर इस तरीके से एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया है कि इन क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए आपको सेपरेट सूट नहीं लाएंगे, दैट इज बार्ड मींस बार्ड। ठीक है, आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये नहीं आएगा तुरंत क्वेश्चन दागिए। एंड एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां पे आता है, दिस प्रोविजन इज नॉट अल्ट्रा वायरस आर्टिकल 14, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये कि इसकी केस लॉ आना चाहिए था। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देता ही हूं आपको भी। यहाँ केस का नाम है गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, विजय कुमार। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 47 इज नॉट अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, तो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा आर्टिकल 14 का, तो दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल 14। गंगाबाई का केस है, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली हम लोग फिर जाते हैं वहां पर, दोबारा पढ़ते हैं बेरेट को और फिर डिटेल पढ़ते हैं दोबारा इसको। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? प्लीज गो टू द बेरेट लैंग्वेज अगेन। दिस वाज द सेक्शन 47। आई बिलीव कि इतना पढ़ाने के बाद आपको दोबारा इतना समझ में आना चाहिए अभी। All questions arising between the party to the suit in which decree was passed, एक बात arising between यहां पर, and second relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। तो आई बिलीव कि अब आपको पूरी की पूरी डायरेक्ट लैंग्वेज को इसको समझ में आना शुरू हो गया होगा, इसका पूरा अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। ये क्लॉज 2 इसकी रिपील्ड है, ध्यान रखना क्लॉज 2 रिपील्ड है, अब इसलिए क्लॉज 3 पर आएगी। सो बेसिकली आप देखो यहां पर देर आर 2 कंडीशंस फॉर दिस कंडीशंस। इन ऑर्डर दैट दिस सेक्शन में अप्लाई, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, the question must be one arising between the parties to the suit in which the decree is passed or their representatives, and second it must relate to the execution, discharge or satisfaction of the decree। तो these are the 2 conditions। पहली कंडीशन क्या है, इन्हीं कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। the question must be one arising between the parties, पार्टी टू द सूट। जो क्वेश्चंस हैं विच कैन बी डिटरमिन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्जीक्यूटिव कोर्ट, दैट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पहली रिक्वायरमेंट है, दैट क्वेश्चन मस्ट अराइज बिटवीन द पार्टीज टू द सूट। एंड नाउ यहीं पर दिक्कतें हैं कि वेदर द क्वेश्चन इज बिटवीन द पार्टी और नॉट। बहुत टेक्निकल बात है, सिविल लॉ को समझना इतना आसान नहीं है। मैं पूरी जान मारता हूं इसमें समझाने के लिए, ताकि कम से कम आसपास पहुंच जाए समझने के। क्या मतलब है इसका, देखिए एक सूट फाइल हुआ, एक था राजा, ऐसी कहानी सुनाते ना। देर आर 4 प्लेंटिफ्स A B C D and there are E F G H, 4 defendants in a case। तो these are the parties to the suit। What I am saying, parties to the suit, parties to the suit। Now the decree has been, the suit is dismissed against B and C and D। सूट इज डिसमिस्ड अगेंस्ट FGH ऑल्सो, कि BCD के लिए कोई क्लेम नहीं बनता, FGH के विरुद्ध कोई क्लेम नहीं बनता। एंड नाउ द डिक्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट A, इन फेवर ऑफ A अगेंस्ट B। सो द डिक्री हैज बीन पास्ड
यानी कि ही इज द डिक्री होल्डर DH, अगेंस्ट B ओनली ही इज द जजमेंट डेटर। नो ये जो A और B हैं, देखो मैं बहुत टेक्निकल कर रहा हूं, दीज आर पार्टीज टू डिक्री, these are parties to decree and these A B C D E F G H दिए क्या थे सब, these were the parties to the suit। and now please read the bare language of this। what was the language of this? this was the language, the questions। देखो इतनी बारीकी से बहुत कम पढ़ने का मौका मिलता है, मेरी पूरी कोशिश है कि पढ़ना सीखें आप। arising between the party to the suit, this section 47 is using the words, is using the term arising between the parties to the suit। it is not the term parties to the decree। ये parties to the decree नहीं है, ये parties ये टर्म नहीं है यहां पर, देखिए parties to the decree ये नहीं है। द टर्म इज व्हाट, parties to the suit। सो द क्वेश्चन मस्ट, क्वेश्चन किस में अराइज होना चाहिए बताइए ना। द क्वेश्चन मस्ट अराइज बिटवीन पार्टी टू द सूट और पार्टीज टू द डिग्री। बताइए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, टेक्निकल पॉइंट है या नहीं बताइए, है ना। सो डोंट फॉरगेट दिस इज द क्वेश्चन मस्ट अराइज बिटवीन द पार्टीज टू द सूट। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट क्वेश्चन मस्ट बी वन arising between the parties to the suit in which the decree is passed or their representatives। अब इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। द एक्सप्रेशन क्या है, पार्टी टू द सूट। अब पढ़िए इनको ढंग से। द एक्सप्रेशन पार्टीज टू द सूट डज नॉट मीन de facto parties on record or parties on opposing side as plaintiff and defendant but mean parties opposing each other। ये क्या बवाल हो गया, ये क्या कह डाला, ढंग से पढ़िए, बहुत टेक्निकल है ये, है ना, थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा आप लोगों को, जोड़ डालिए दिमाग में रहा और ढंग से इन शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। द एक्सप्रेशन पार्टीज टू द सूट डज नॉट मीन de facto parties on record। de facto parties on record और पार्टीज ऑन अपोजिट साइड एज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखिए डिफेक्टो पार्टीज ऑन रिकॉर्ड, डिफेक्टो पार्टीज ऑन रिकॉर्ड क्या हुई, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हो गया। तो इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे की गई है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू देम ओनली, कि साहब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ही पार्टीज माना जाएगा। देयर मे बी अदर पर्संस हु मे नॉट बी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सूट, जो सूट के रिकॉर्ड पर नहीं आए होंगे एज ए पार्टी। दे मे बी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, दे मे नॉट बी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, स्टिल दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी दी पार्टीज अपोजिंग ईच अदर। वही बताएंगे कैसे। सपोज एक प्रॉपर्टी सोल्ड होगी एग्जीक्यूशन में और मैंने वो खरीद ली, आई एम दी बायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नाउ माई इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन दैट केस एंड आई मे बी द पार्टी, आई मे बी ट्रीटेड एज पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन इन दैट केस। भले ही मैं सूट की पार्टी नहीं था उस समय, और टीवी क्यों चलाए। समझ रहे हैं आप बात, ये अभी नहीं समझे होंगे। चलिए इस बात को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मैं इसको बैक गियर में लाऊंगा, फिर आगे पढ़ा के फिर यहां पे लेकर आएंगे। आपको एक्सप्लेनेशन 1 2 पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। अभी आएगा देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखिए आप, इन ए पार्टीशन सूट, प्लीज पढ़िए जरा इसको। 47 इतना आसान नहीं है समझाना। एंड आई बिलीव कि जो कम से कम पहली बार स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं ये, उनको भी समझ में आई होगी आज की क्लास। This section 47 is the most difficult section of the execution. In a partition suit,
partition suit parties who are co-defendant, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल A B C D, A filed a suit against B C and D for the partition. तो these B and C D are co-defendant. ठीक है. अब in this case A filed a suit. मान लीजिए A जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब हमारे प्रत्युष गुप्ता जी गए हैं लंदन पढ़ने के लिए. ठीक है, लंदन पढ़ के आए हैं, नए नए विचारों के इंसान हैं, और इनके जो भैया हैं किसान हैं बी सी डी अपने. तो ये समझ लीजिए बाहर के ये प्रेम चोपड़ा हो गए, और यहाँ के मनोज कुमार और किशोर कुमार, अशोक कुमार टाइप भाई खूब हल जोत करके पढ़ाया इन्हें. ये गए विदेश और आकर के अब मांग रहे हैं अपना हिस्सा कि मुझे तो पार्टीशन चाहिए, है ना, धरती को बांट दो. अब बी सी डी क्या हो गए? को डिफेंडेंट हो गए. सूट हैज बीन डिक्रीड कि साहब पार्टीशन तो होगा इसमें. अब नो बी सी डी भी एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हैं कि ठीक है भैया हमारा पार्टीशन अलग करो, अलग अलग करके इस तरीके से. सो इन दैट केस इवन दी, पढ़िए ढंग से, इवन दी को डिफेंडेंट्स, इवन दी को डिफेंडेंट्स, co-defendants, there may be a question between them relating to the execution between the co-defendants. co-defendants के मध्य भी co-defendants, इनके मध्य में भी कोई क्वेश्चन हो सकता है which is related to the execution. execution से रिलेटेड अगर इनके बीच में कोई क्वेश्चन है that can also be decided by the by what? by the executing court. जबकि को डिफेंडेंट जो है ये आपस में नहीं अपोज कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़े थे, ये समझे. स्टिल दे कैन बी ट्रीटेड एज द पार्टीज इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन. सो बेसिकली इसको दोबारा पढ़ते हैं. इट मीन्स पार्टीज अपोजिंग ईच अदर. जो पार्टी एग्जीक्यूशन में आ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो पार्टीज को देखना पड़ेगा इसमें. सो ध्यान रखना. हालांकि अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो भूल भी छोड़ भी सकते हो उस बात को. इसमें खास बात क्या है और बताता हूं आपको मैं. जैसे ये रहा, देखिए इससे समझिए आप. ये ए परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, ए परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, though a stranger to suit is deemed to be a party to the suit in which decree has been passed. देखिए प्लीज गो टू द एक्सप्रेशन सेकंड एज वेल. अभी कौन व्यक्ति है? ए परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में एक प्रॉपर्टी सेल हो गई, सही है. ओम जय जगदीश वाली फिल्म याद करो, घर नीलाम होना है, बिकना है, बहुत सारी फिल्में बनी हैं ऐसी. तो नीलामी में एक घर बिका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, वो घर मैंने खरीद लिया. नाउ आई एम द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, विच वाज सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो आई एम स्ट्रेंजर टू द सूट. इस सूट से मेरा कोई मतलब नहीं था, बट आई शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी ए पार्टी. प्लीज सी द वर्ड, I shall be deemed to be the party of the suit. and इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 47 का एक्सप्लेनेशन सेकंड. फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन, दिस इज एक्सप्लेनेशन सेकंड का ए पार्ट. फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज से, उद्देश्य के लिए, ए परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का परचेजर. कौन सी प्रॉपर्टी? एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसका खरीदार, दैट शैल बी डीम्ड टू बी ए पार्टी टू द सूट. उस व्यक्ति को सूट की पार्टी माना जाएगा. इन विच द डिक्री इज पास्ड, इन विच द डिक्री इज पास्ड. बोलो हाँ है ना. So basically in this case you will find कि
this purchases of property, this purchases of property was not on record of the case. This purchaser of the property sold in execution was not on the was not on the record of the suit. Still, because of this explanation, second, he is deemed to be the party. उसका एक पक्षकार माना गया है only for the purpose of this section. ध्यान रखना, लाइन के लिखिए, for the purposes of this section, केवल इस धारा के ही उद्देश्य के लिए इस व्यक्ति को भी, जो कि खरीदार है, कौन सी प्रॉपर्टी का, जो कि बिकी, कहां बिकी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में बिकी, उस प्रॉपर्टी के खरीदार को भी उस वाद का पक्षकार समझा जाएगा, लेकिन केवल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 47 एंड फॉर नथिंग एल्स ही शैल बी डीम्ड टू बी दी। एंड अगेन यहां से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम लोग पार्टीज की बात कर रहे हैं कि इन पार्टीज के, नाउ मैं अगर परचेजर हूं एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर दिस, और मेरे और जजमेंट डेटर के बीच में कोई अगर क्वेश्चन है तो आई विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वो जो क्वेश्चंस होंगे, मैं भी पार्टी हुआ, आप भी पार्टी हुए, हमारे बीच में जो क्वेश्चन अराइज होंगे रिलेटिंग टू व्हाट, सेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो बेसिकली सेक्शन 47 में ये डील होता है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी, कोई दूसरी कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, उन क्वेश्चन के लिए दूसरा कोई सूट लाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी एक कंडीशन ये थी कि पार्टीज ऑफ द सूट के बीच होना चाहिए क्वेश्चन वो, और उसमें एक्सप्लेनेशन सेकंड आया बाद में कि परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी को भी पार्टी माना जाएगा। तो आई बिलीव कि यहां तक समझ में आया होगा आपको, हाँ या ना बताइए जल्दी से। सो इस लाइन को और पढ़िए, आपकी बड़े काम की लाइन है आपके, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके। वेदर ए पर्सन इज और नॉट ए पार्टी, कोई व्यक्ति पार्टी सूट का है या नहीं है, should be decided not on the basis whether he is a party to the decree but whether he is a party to the suit in which the decree is passed। समझिए क्या है, देखिए कि कोई व्यक्ति, पढ़ लिया आप लोगों ने, अब ऐसे पढ़िए दोबारा मेरे साथ साथ, कोई व्यक्ति किसी सूट में पार्टी है या नहीं है, कोई व्यक्ति किसी सूट में पार्टी है या नहीं है, ये इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि वो डिक्री की पार्टी है या नहीं है, यानी कि जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर है या नहीं है, वो इस बात से डिसाइड होगा कि वो सूट की पार्टी था या नहीं था। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, पार्टीज टू द सूट, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, पार्टीज टू द डिक्री। ये मैं पहले भी समझा चुका, रिपीट किया मैंने, ये पढ़वा दिया आपको, ये आपके नोट्स में भी दी गई है लाइनें, वहां से भी आप लोग दोबारा पढ़ सकते हैं इसको। सेकेंड कंडीशन क्या थी, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। द सेकेंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन इज दैट क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। प्लीज मेरी आपसे इल्तिजा है, द सेकेंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन इज दैट क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू द एग्जीक्यूशन। देखिए इस बात को आप मेरा क्या कहते हैं, थी इस टर्म को आप एक साथ पढ़िए, ये एग्जीक्यूशन, ये पूरा फ्रेज है, द क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। पहली कंडीशन क्या थी कि जो क्वेश्चन है वो पार्टी टू द सूट पे के बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो क्वेश्चन किस संबंध में होना चाहिए, दिस मस्ट बी रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। अब इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या है, ये कहीं भी आपको, ये जो है आपको डिफाइंड नहीं किया गया कहीं पर भी। दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस, कहीं पर भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहां पर जो जिन क्वेश्चन को डिसाइड किया गया है, कुछ क्वेश्चंस वो डिसाइड करा उन्होंने कि इन क्वेश्चन को ऐसा माना जाएगा, जैसे कि ये बताया द प्रॉपर्टी इज लायबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन और नॉट, ये कुछ क्वेश्चंस है, लिस्ट है,
इन क्वेश्चंस को ये माना गया है कि ये क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे। दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री। इन क्वेश्चन को पढ़ देता हूं एक बार में। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ, वेदर डिग्री इज फुली सेटिस्फाइड और नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री। इन सभी क्वेश्चन को इसके संबंध में माना गया। इट मींस दिस क्वेश्चन कैन बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ईसी। वेदर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज पोस्टपोन्ड, वेदर एन एप्लीकेशन टू सेटिस्फाई सेल इज मेंटेनेबल। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन गिवन टू यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस को माना गया, कौन कौन से क्वेश्चन को नहीं माना गया, कौन कौन से क्वेश्चन को माना गया है, कौन कौन क्वेश्चन इस कैटेगरी नहीं माना गया। एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। काम की बात यह है, एक क्वेश्चन ये आया था, वेदर द डिलीवरी, क्वेश्चन ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू एन ऑक्शन परचेजर फेल अंडर 47 और नॉट। क्या मतलब, वेदर द क्वेश्चन ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू एन ऑक्शन परचेज फेल अंडर सेक्शन 47 और नॉट। ये मैं समझाता हूं क्या है। एक क्वेश्चन है क्या कि जो ऑक्शन परचेजर है, यानी कि जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी को उसको बोलते हैं ऑक्शन परचेजर। तो उसको डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुआ या नहीं हुआ, ये एक प्रश्न है कि दिया गया, नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को पोजेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक प्रश्न था। तो इसमें विवाद यह था कि क्या इस क्वेश्चन को सेक्शन 47 में के अंतर्गत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वेदर दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 47 और नॉट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रश्न किससे संबंधित है? कब्जे की डिलीवरी से संबंधित है। किसको? ऑक्शन परचेजर को। जिस व्यक्ति ने ऑक्शन में कोई संपत्ति खरीदी है, उसको कब्जा देने के संबंध में कोई प्रश्न अगर खड़ा हो जाता है तो क्या उसको 47 में डिसाइड करा जाएगा या उसके लिए अलग से सूट लाया जाएगा? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यहां तक बताइए पहले मुझे, प्लीज लेट मी नो। आपको ये बात समझ में आया नहीं? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन ये है कि क्या पोजेशन से, ऑक्शन परचेजर के पोजेशन से संबंध में कोई क्वेश्चन सेक्शन 47 में डिसाइड होगा या डिसाइड नहीं होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं पहले कह रहा हूं दिस इज द वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। अब इसके बारे में क्या था? देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट डिफरेंट हाई कोर्ट्स। इसके संबंध में कि 47 में आएगा या नहीं आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। लेकिन फाइनली केस का नाम लिख लीजिए, हरनंद राय बद्री प्रसाद वर्सेस देवीदत्त भगवती प्रसाद 1973। सुप्रीम कोर्ट का केस है। हरनंद राय बद्री प्रसाद वर्सेस देवीदत्त भगवती प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच क्वेश्चन रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री एंड देयरफॉर सेक्शन 47 के अंतर्गत ये आता है। और इस क्वेश्चन को भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। कौन से केस में कहा गया? हरनंद राय केस में कहा गया। समझ आई बात आपको? अब इसी के बेस पर भाई साहब लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया। कौन सी रिपोर्ट है? 27th रिपोर्ट। और इसी के बेस पर क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन सेकंड वाज एडेड है इस केस के बेस पर। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। केस लॉ का नाम याद रखना जरूरी है कि किस केस लॉ के बेस पर ये एक्सप्लेनेशन सेकंड जोड़ा गया है। हरनंद राय का केस हो गया, हरनंद राय बद्री केस हो गया। इसी के बेस पर क्लॉज सेकंड जोड़ी गई। अब देखिए क्या है ये पढ़ा देता हूं आपको मैं।
एक्सप्लेनेशन सेकेंड क्लॉज बी। अब पढ़िए क्या है, दिस इज एक्सप्लेनेशन सेकेंड। ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू व्हाट, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। कौन सा? क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू हिज। एक मिनट, इसने कुछ गड़बड़ कर दी, यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते। ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी द क्वेश्चंस relating to the execution, discharge और satisfaction of decree within the meaning of this। अब समझिए क्या है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट भी दोबारा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए, सॉरी, एक्सप्लेनेशन सेकंड का ए पार्ट, दिस वाज वेयर, कहां गया? एक्सप्लेनेशन सेकंड का ए और बी पार्ट आपको दोबारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के संबंध में जो हमने पढ़ा था अभी, परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी डीम टू ए पार्टी टू द सूट इन विच डिक्री इज पास। ये मैं आपको पढ़ा चुका। एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट ए, क्या बात कही गई थी इसमें? ये बात कही गई थी कि इस धारा के संबंध में, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन, परचेज यानी ऑक्शन परचेजर, ऑक्शन परचेजर मतलब परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन। इस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा? इस व्यक्ति को भी पार्टी टू द सूट माना जाएगा। ये बात तुम पढ़ चुके अभी तक, पहले पढ़ा था। तो अब इसी से कनेक्टेड है सेकंड पार्ट, यानी कि बी क्लॉज। बी को ऐसे पढ़िए अभी, अब समझ में आएगा बी आपको। न ऐसे व्यक्ति को क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, ऑफ सच प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द ऑक्शन प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूशन का ये टर्म समझते आप लोग। मैं दोबारा समझाता हूं। एक डिक्री हुई, उसको एग्जीक्यूट किया जाना था, उसके एग्जीक्यूशन में किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, कुर्क कर लिया गया और उसको फिर बेच दिया गया। तो जो उसको जिसने खरीदा, उसने जो खरीदा, उस प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा उसको हम बोलेंगे परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑक्शन। तो उस प्रॉपर्टी के डिलीवरी, अगर पोजेशन होना है, कब्जे की डिलीवरी दी जानी है उस प्रॉपर्टी की टू सच परचेजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, अगर यही क्वेश्चन हो तो दिस क्वेश्चन शैल बी डीम्ड टू बी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसलिए इसको सेक्शन 47 में ही कवर करके एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अब मैं इसको ना बहुत आसान भाषा में समझाता हूं आपको, शायद कंफ्यूज हो गए आप लोग। दोबारा समझिए इस बात को। एक प्रॉपर्टी, अब ध्यान रखना आप लोग, ए बी, एक डिक्री फेवर में हुई डी के, ए के, ये हुआ डिक्री होल्डर, ही वेंट इन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन एंड दिस प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड बाय वी। वी ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो जो वी हुआ, हु इज वी? वी इज द परचेजर ऑफ ऑक्शन प्रॉपर्टी। तो एक्सप्लेनेशन सेकंड ये कह रहा है, एक्सप्लेनेशन सेकंड नंबर ए में, कि जो व्यक्ति वी है इसको भी पार्टी टू द सूट समझा जाएगा। सही है, एक बात। और बी में उन्होंने ये कहा कि इस व्यक्ति को डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है
उसकी डिलीवरी यानी कि कब्जे को हस्तांतरण को संबंध में डिलीवरी करने में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उस क्वेश्चन को भी सेक्शन 47 में ही डिसाइड किया जाएगा, उसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं लाया जाएगा। तो अब मुझे बताइए एक्सप्रेशन सेकंड का ए पार्ट और बी पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया? मैंने काफी रिपीट किया उसको समझाने के लिए, जल्दी बताइए मुझे। अभी अखिल के क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है अभी। It does not matter whether such question arise before or after decree has been executed. समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल था, समझ लीजिए। अखिल ने कहा कि एग्जीक्यूशन जो है ना, डिक्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड, डिक्री एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद में कोई क्वेश्चन अराइज हो गया कि एग्जीक्यूशन गलत हो गया जी, ये एग्जीक्यूटिव नहीं थी, ब्ला ब्ला कुछ भी क्वेश्चन हुआ, तो एक केस का नाम है मरला रमन्ना। मरला रमन्ना मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, उसमें बात लिखी है कि इट डज नॉट मैटर वेदर सच क्वेश्चन अराइज बिफोर और आफ्टर द डिक्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड। डिक्री के एग्जीक्यूशन से पहले या डिक्री के एग्जीक्यूशन के बाद में भी अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, दैट कैन बी डिसाइडेड अंडर सेक्शन 47। तो ये अखिल, आई होप कि आपकी क्वेरी शांत हुई, अब सेटिस्फाइड, ठीक है। मरला रमन्ना के केस में बात कही गई है। अब बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सफिशिएंटली क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रीलिम्स में देख लीजिए। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री a question arises as to whether any person is or not the representative of party. Such question shall be determined by what? The court executing the decree. एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करेगा, कौन सी कोर्ट करेगी? द कोर्ट विच पास द डिक्री या कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो दिस इज व्हाट दी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी गई है, ध्यान रखना। विच प्रोविजंस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, सेक्शन पर आगे देखिए, हेडिंग पर क्वेश्चन आया ये। ऐसे ही सेक्शन 47 पढ़िए जरा, सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी। विच क्वेश्चन डज नॉट रिलेट टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। कौन सा प्रश्न ऐसा है विच इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्चार्ज, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, एंड द आंसर इज वेदर द डिक्री इज फ्रॉडुलेंट और कोल्यूसिव। इसको मैं दोबारा समझाता हूं, देखिए। ऐसा क्वेश्चन जो है ना कि डिक्री इज फ्रॉडुलेंट और नॉट और कोल्यूसिव, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू दी उस कैटेगरी में नहीं आएगी जिसमें एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। इस सूट को लाने के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा, आपको फिर अलग से सेपरेट सूट फाइल करना पड़ेगा आपको इसमें कि डिक्री अगर फ्रॉडुलेंट है तभी है, ऐसे सारे में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वही डिक्री, ये है आपका वही क्वेश्चन, रिपीट है तो सेम क्वेश्चन। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, पढ़िए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। द क्वेश्चन विच कैन बी डिटरमिन्ड, कौन सा क्वेश्चन? एग्जीक्यूशन अलोन, रिलेटिंग टू डिस्चार्ज अलोन, रिलेटिंग टू द पार्ट पेमेंट, रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन। तो पूरा का पूरा फ्रेज का आपको याद रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है, जो सेक्शन 47 में जिन क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे उसकी कैटेगरी कौन सी है, दैट क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री।
कि डिक्री का एग्जीक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिक्री सेटिस्फाइड हो गई है या नहीं हो गई है, इस डिक्री का डिस्चार्ज हो गया है नहीं हो गया है। इस डिक्री में आप 47 में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को अपीलेट कोर्ट नहीं बना सकते। अपीलेट कोर्ट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो गलत है, डिक्री इटसेल्फ गलत है, आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ये नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं? एक ये हुआ कि सब डिक्री ही गलत है, ये हम कहां कहते हैं? अपीलेट कोर्ट में कहते हैं। लोअर कोर्ट ने डिक्री मेरे खिलाफ पारित कर दी, मैं अपील में जाऊंगा, मैं कहूंगा साहब ये डिक्री गलत पास की गई है, फिर भी पास हो गई, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वंस फाइनली इट हैज बीन डिसाइडेड, डिक्री फाइनली मेरे खिलाफ हो गई, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में मैं उस डिक्री की मेरिट पे नहीं जाऊंगा, मैं उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं उसके पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन पे नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं बात? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 47 के दायरे में आते हैं, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है, और वो दायरा कहां से बंधा हुआ है? वो इन 3 शब्दों से बंधा हुआ है। द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। तो अब ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, जल्दी बताइए मुझे। गॉट इट और नॉट? समझ में आई नहीं आई बात? फास्ट प्लीज, जल्दी से। तो अगर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन, इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन, देन सेपरेट सूट इज बार्ड, जो कि आपके 47 की क्लॉज 1 में लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्रश्न ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, ईडीएस एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, तब इन क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए, आप सेपरेट सूट लेकर नहीं आएंगे, वो आपको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी, उसके लिए सेकंड सूट नहीं आएगा, सेपरेट सूट नहीं आएगा। अखिल इसका मतलब यह है कि अगर ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए सेपरेट सूट आएगा। अगर क्वेश्चन ये है डिक्री इज फ्रॉडुलेंट और कोलिजिव, द डिक्री इज फ्रॉडुलेंट और कोलिजिव, अगर क्वेश्चन ये है तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन, इस कैटेगरी में नहीं आता है, इसके लिए सेपरेट सूट लाया जाएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है कि फ्रॉडुलेंट है, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा हो गया, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 47 का एक लिमिटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी है, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को वही उससे संबंधित क्वेश्चन है, देन कैन बी दोज क्वेश्चंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एंड नो अदर क्वेश्चंस। एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? उस क्वेश्चन की कोई एक लिस्ट नहीं है, आपको जो सो मैनी क्वेश्चंस हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिफरेंट कोर्ट्स, बाय द सुप्रीम कोर्ट, यू रादर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में, अनेक केसेस में कुछ क्वेश्चन को बता दिया गया है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको 47 में डिसाइड किया जा सकता है, और ये वाले क्वेश्चंस हैं जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको नोट्स में दे दी है, उन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? देखो आज मैंने काफी लंबा खींच दिया टॉपिक है, ताकि आज खत्म हो जाएगा। रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये कोर्ट कौन डिसाइड करेगी? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है जी, आई बिलीव कि आई डिड जितना मैक्सिमम जस्टिफिकेशन होना चाहिए इस टॉपिक से, आई ट्राइड माई बेस्ट। आपको समझ में आया नहीं आया बताइए बस ये। तो इसी के साथ फिर क्लास खत्म करते हैं। काफ़ी मेहनत हो गई इसमें सेक्शन 47 में, लेकिन अब प्लीज़ आप इन नोट्स को इतना कर लेंगे, इट इज़ मोर देन एनफ। जो मैंने नोट्स दिए हैं जज बनने के लिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ये बहुत है, मोर देन एनफ है। देखिए कुछ बच्चे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर नोट्स डिटेल में नोट्स चाहिए हर उसमें।
आप समझिए आप नहीं झेल पाएंगे। अगर मैंने सभी सेक्शंस के केस लॉज देने शुरू कर दिए, याद कौन करेगा? हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे जज बनने के लिए जरूरी है। तो ये मुझ पे छोड़ दीजिए, कहाँ पर बेरेक्ट से पढ़ना है, कहाँ पर डिटेल में केस लॉस की जरूरत है। मैं ऑलरेडी अपने आप ही देता हूँ आपको नोट्स। कई बार ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं, कई बार एक आध दिन आगे पीछे होता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ नोट्स को देने से पहले। आप पर नोट्स तभी आते हैं जब मैं उन नोट्स को पढ़ लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं डिले कर दूंगा नोट्स को, उस दिन नहीं दूंगा, लेकिन गलत नोट्स नहीं भेजूंगा आपके पास। कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने गलत नोट्स पढ़ लिए, फिर दोबारा दूसरे नोट्स पढ़ेंगे, दैट विल बी क्रूलसम टू यू। वो अच्छी बात नहीं होगी। तो आई बिलीव कि आप इस बात को समझेंगे। देखिए सीपीसी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक एक सेक्शन पे एक घंटे जा रहा है ना। तो अगर और भी डिटेल में जाएंगे हम लोग तो मर जाएंगे। फिर इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी डिटेल दे दी गई है। जज बन, अपना पर्पज मत भूलिए। पर्पज है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, इंटरव्यू क्वालिफाई करना। आई नो कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर हमें बहुत स्ट्रेस करने की जरूरत है। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, पता नहीं कहां से क्या पूछ ले वो। लेकिन हमारा इतना कोर्स हो जाना चाहिए कि हम इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर डालें, हम आराम से मेंस क्वालिफाई कर डालें और बाद में जज बन जाएं बस। सीपीसी पे 100% केस लॉ तो वो सब तो आप जिंदगी के अंतिम समय तक नहीं कर सकते, गारंटी बात है। तो आई बिलीव कि इस फिलॉसफी को समझेंगे आप, इसी को रिप्रोड्यूस करने में आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक, बाय बाय। You are now muted. दोस्तों मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ। क्लास तो आप देख ही चुके हैं। देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, खास करके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज ऐसी आ चुकी होती है कि एक सिंसियरिटी का लेवल बढ़ जाता है, उम्र ऐसी आ चुकी होती है कि कैरियर पे ध्यान दें, कमाने पे ध्यान दें। तो ऐसे उसमें उस स्ट्रगल को कम करने की मेरी ये प्रयास है, मेरी और मेरे पूरी टीम का यही प्रयास है कि कम से कम लॉ के स्टूडेंट्स को अच्छी कोचिंग के लिए एक भी पैसा कहीं खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको तो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी ही है। इन वीडियोस के बारे में जरूर सब लोगों को बताएं, खुद जरूर पढ़ते रहना। थैंक यू।